अस्सलामुअलैकुम। आपने अपने हैंड आउट सेंड किए थे, राइट? और आपको लेसन 8 का एक शॉर्ट टू द पॉइंट एक्सप्लेनर चाहिए था ताकि आपकी एग्जाम की प्रेपरेशन बिल्कुल सॉलिड हो जाए। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम उन सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को ब्रेक डाउन करेंगे जो आपको लेसन 8 के लिए एक्चुअली आनी चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह से है। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिविज्म। नंबर 2, 3 मेन कॉग्निटिव थियोरीज। नंबर 3, लैंग्वेज और कॉग्निशन का लिंक। नंबर 4, कॉग्निटिव परसेप्चुअल प्रोसेसेस। नंबर 5, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। और आखिर में नंबर 6, गैंगनेज 9 लर्निंग इवेंट्स। Let's kick things off with Section 1, Introduction to Cognitivism. Topic 031, The Paradigm Shift. ओके, 1960s का दौर ना साइकोलॉजी में लिटरली एक रेवोल्यूशनरी टाइम था। एक मैसिव पैराडाइम शिफ्ट आया जब रिसर्चर्स ने लर्निंग को देखने का नजरिया ही टोटली बदल दिया। 1960 से पहले क्या था? बिहेवियरिज्म का जोर था। बिहेवियरिज्म सिर्फ उन चीजों पर फोकस करता है जो आप आउटवर्डली देख सकते हैं, यानी आपके फिजिकल एक्शंस और आदतें। लेकिन कॉग्निटिविज्म ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ हम फाइनली इंसानी दिमाग के अंदर चलने वाले उन इनविजिबल प्रोसेसेस को समझते हैं। ये इस बारे में है कि हम एक्चुअली चीज़ों को परसीव कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं, याद कैसे रखते हैं और प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपली पुट, ये आउटवर्ड बिहेवियर के पीछे जो इंटरनल थॉट प्रोसेस चल रहा है ना, बस उस पर फोकस करता है। Moving right along to Section 2, 3 main cognitive theories, जिसे हम The Pillars of Cognitivism भी कहते हैं। इस 1960s के पैराडाइम शिफ्ट के नतीजे में 3 फाउंडेशनल थियोरीज सामने आईं। यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि लर्नर्स सिर्फ पैसिवली इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करते, बल्कि वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहली थ्योरी है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इनका मानना था कि बच्चे स्टेजेस में अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं। दूसरी है लेव विगोत्स्की की सोशो कल्चरल थ्योरी। विगोत्स्की का टोटली फोकस इस बात पर था कि सोशल रिलेशंस और लैंग्वेज हमारी डेवलपमेंट में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। और तीसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये अप्रोच ना दिमाग को बेसिकली एक कंप्यूटर की तरह ट्रीट करती है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे एनकोड, स्टोर और रिट्रीव करते हैं। इन तीनों थ्योरीज को जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली टेस्टेबल हैं। Section 3, Language and Cognition. Topic 332, The Mind-Language Connection. विगोत्स्की के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज और हमारे मेंटल प्रोसेसेस का कनेक्शन लिटरली बहुत डीप है। लैंग्वेज सिर्फ दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए नहीं होती। वो कहते थे कि लैंग्वेज एक एब्सोल्युटली क्रिटिकल साइकोलॉजिकल टूल है। मिसाल के तौर पे प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट ले लें। कभी आपने किसी बच्चे को अकेले खेलते हुए खुद से बातें करते देखा है? या कभी खुद को कोई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए बड़बड़ाते हुए पकड़ा है? एग्जैक्टली यही प्राइवेट स्पीच है। हम लैंग्वेज को यूज करते हैं अपने ही इंटरनल थॉट्स को कंट्रोल, गाइड और ऑर्गेनाइज करने के लिए। नेक्स्ट अप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आपको जरूर मेमोराइज करनी है, स्कीमा। स्कीमा को आप एक मेंटल फाइलिंग कैबिनेट समझ लें। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक या मेंटल फ्रेमवर्क होता है जो हमारी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट अभी इस वक्त आप अपने दिमाग में ENG 505 लेसन 8 का एक नया स्कीमा ही तो बिल्ड कर रहे हैं ताकि इस एग्जाम की सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो सके। Alright, let's look at Section 4, Cognitive Perceptual Processes, How We Process Information. ये सेक्शन एक्चुअली हमारे मेमोरी के मैकेनिक्स के बारे में है। और मजे की बात बताऊं, अभी इस एक्सप्लेनर से सीखते हुए आप यही एग्जैक्ट मैकेनिक्स यूज कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में एक्चुअली रिटेन कैसे होती है? ये एक 3 स्टेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल फॉलो करती है। स्टेप 1 है सेंसरी रजिस्टर। अभी आप इन स्लाइड्स को देख रहे हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये आपका सेंसरी इनपुट है। स्टेप 2 में अगर आप प्रॉपर्ली अटेंशन दे रहे हैं तो ये इन्फो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, लेकिन वहां ये सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए रहती है। हमारा मेन गोल क्या है? स्टेप 3, इस सारे डेटा को आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजना, जहां ये परमानेंट हो जाए और एग्जाम डे पर आप इसे इजीली रिट्रीव कर सकें। अब इस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कॉग्निटिव इफेक्ट्स काम आते हैं। ये लिस्ट थोड़ी डेंस लग सकती है, बट एग्जाम के लिए बहुत क्रूशल है। इसमें शामिल हैं मीनिंगफुल इफेक्ट्स, यानी जो चीज़ मीनिंगफुल हो वो ऑब्वियसली जल्दी याद होती है। सीरियल पोजिशन इफेक्ट्स, प्रैक्टिस इफेक्ट्स, ट्रांसफर इफेक्ट्स, इंटरफेरेंस इफेक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट्स, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग इफेक्ट्स, स्टेट डिपेंडेंट और मिनेमोनिक इफेक्ट्स, और आखिर में एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। इस लंबी लिस्ट से घबराना नहीं है। ट्रिक ये है कि आप मीनिंगफुल इफेक्ट्स और मिनेमोनिक इफेक्ट्स का वाइजली यूज करें। अपने दिमाग में इनका कोई छोटा सा एक्रोनिम या इंटरेस्टिंग कहानी बना लें ताकि ये सारी टर्म्स बिल्कुल फिक्स हो जाएं। इन सब बातों को माइंड में रखते हुए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है।
बच्चे एक्चुअली अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज में ग्रो और चेंज कैसे होते हैं, हम उन्हें एक ब्लैंक स्लेट से टोटली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्वर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म होते देखते हैं। Let's explore that in Section 5, Cognitive Development Strategies. Topic 033, Nurturing the Mind. चलिए देखते हैं कि वो कौन सी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं जो लर्नर्स की कॉग्निटिव स्किल्स को डायरेक्टली बूस्ट करती हैं। ये 4 फाउंडेशनल स्ट्रैटेजीज हैं। पहला, सेंसेस और रिलेशनशिप्स को यूटिलाइज करना। दूसरा, ऑब्जेक्ट्स को एक्टिवली एक्सप्लोर करना। तीसरा, अडल्ट्स के साथ मीनिंगफुल इंटरैक्शन। और चौथा, लॉजिकल और रीजनिंग स्किल्स डेवलप करना। आप जानते हैं, ये सिर्फ रैंडम प्ले एक्टिविटीज नहीं है। अडल्ट्स के साथ डायरेक्ट इंटरैक्शन और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन ही बच्चों में हायर लेवल लॉजिक और रीजनिंग बिल्ड करती हैं। They are absolute building blocks. And finally, Section 6 gains 9 learning events. Designing cognitive learning. जब हम कंप्लीटली इफेक्टिव कॉग्निटिव लर्निंग डिजाइन करने की बात करते हैं तो हम एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट गैनिये की तरफ देखते हैं। उन्होंने लर्निंग का एक बहुत ही स्पेसिफिक 9 स्टेप फ्रेमवर्क दिया था। ये एक सीक्वेंस है जो आपको एग्जाम्स के लिए लाजमी तरतीब से याद करनी है। Here we go. Number 1, gain attention. 2, inform learners of objectives. 3, stimulate prior knowledge recall. 4, present the stimulus. 5, provide learning guidelines. 6, elicit performance यानी learner से formally skill practice करवाना. 7, provide feedback. 8, assess performance. और 9, enhance retention and transfer. Seriously, ये किसी भी लेसन को perfectly teach करने का ultimate blueprint है। तो आज हमने आपके हैंडआउट से लेसन 8 का सारा हाई यील्ड मटेरियल बहुत अच्छी तरह कवर कर लिया है। अब मैं आपको इस फाइनल थॉट के साथ छोड़ूंगा कि आप अपने ENG 505 एग्जाम के लिए इन्हीं कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज जैसे स्कीमास, एक्टिव प्रैक्टिस और मिनमोनिक इफेक्ट्स को अपनी खुद की लॉन्ग टर्म मेमोरी एनहांस करने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। अपनी ही कॉग्निशन को समझना और उसे यूज करना एक्चुअली दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी हैक है। इस शॉर्ट वीडियो में मेरे साथ कनेक्ट करने का बहुत शुक्रिया। आपको एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। जस्ट गो आउट देयर एंड एस इट।